एमसीक्यू सर्विस में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। जो मराठा काल बचा हुआ था, मराठा काल को हम मराठा काल से हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पढ़े थे भाई। मराठा काल में क्या पढ़ रहे थे? बिंबाजी भोसले। क्या पढ़े हैं? बिंबाजी भोसले के समय क्या क्या हुआ था मैं डिस्कस कर चुका हूं हमारे पिछले क्लास में। ठीक है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, कल मैंने थोड़ा सा रघुजी प्रथम से स्टार्ट कर रहा हूं आज फिर से, है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया था रघुजी प्रथम के 4 पुत्र। रघुजी प्रथम के 4 पुत्र। एक का नाम जानको जी या इसी को बोलते हैं जानो जी। एक का नाम साबा जी। एक का नाम मुधो जी और एक का नाम बिंबा जी। ये इनके 4 पुत्र। ठीक है, चलिए मुधो जी का कहा बताया था मैंने भाई। मुधो जी के भी कितने बेटे थे? 3 बेटे। एक का नाम, ठीक है, एक का नाम क्या था? रघुजी द्वितीय। एक का नाम अगर हम बात करें तो दूसरे का नाम चिमणा जी और तीसरे व्यक्ति का नाम था व्यंको जी। ठीक है, चलिए रघुजी द्वितीय के बाद ये आएंगे कौन? परसो जी या पुरुषा जी। ठीक है, और व्यंको जी के बाद शासन करेंगे इनका पुत्र अप्पा साहब, और अप्पा साहब के बाद संधि होगी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम अधीक्षक काल में। ठीक है, चलिए ठीक, ये वाला जो है आप लोग याद करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका, ठीक, कि कौन किसका बेटा है कौन किसका पिता है। ठीक है, चलिए बिंबा जी की मृत्यु के बाद क्या होता है? बिंबा जी की मृत्यु के बाद या बोल सकते हैं कि बिंबा जी के रहते हुए उन्होंने चिमणा जी को क्या लिया था? गोद लिया था। अगर हम बात करें तो ये बिंबा जी का दत्तक पुत्र था। बिंबा जी का दत्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया हुआ। कौन? चिमणा जी। ठीक है, और बिंबा जी की 3 पत्नी बताया था मैंने। ठीक, 3 पत्नी। एक का नाम आनंदी बाई, एक का नाम रमाबाई और छोटी का नाम था उमाबाई। ठीक है, उमाबाई। ठीक, चलिए बिंबा जी की मृत्यु 7 दिसंबर 1787 को इनका क्या हुआ? निधन हुआ बिंबा जी का। वैसे ही उमाबाई क्या हो गई? उसी के साथ सती हो गई। ठीक है, कैसे याद रखना है? उमा, शिव शंकर वाला उमा। ठीक है, शिव जी की पत्नी उमा। ठीक है, वैसे याद रखना है। ठीक, नाम था सती। ठीक है, वो भी सती हुई। वो मतलब सती तो नहीं बोल सकते, है ना, मतलब वो क्या हो गई? आग में ऐसे कूद गई थी। ठीक है, बस नहीं बोल सकते सती। ठीक, ये उमाबाई क्या हो गई थी? सती हो गई थी। वही अगर हम बात करें तो रमाबाई अपने पति के वियोग में ये वन को चली गई थी। कहां? वन को, जंगल को। ठीक है, ये वन को चली गई। और आनंदी बाई जो है बिंबा जी के बाद ये क्या बनी? शासिका बनी। ठीक है, चलिए कौन? आनंदी बाई। ठीक है, चिमणा जी तो है। अब चिमणा जी को क्या बना दिए? एकमात्र
नाम मात्र का शासक और शासिका पूरे शासन सत्ता किसके हाथ में थी? आनंदीबाई की। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हुआ, चलो इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बता रहा हूं चिमना जी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में चिमना जी, अगले शासक चिमना जी। चिमना जी, चिमना जी का मूल नाम बात करें, इसका मूल नाम खंडो जी, मूल नाम खंडो जी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ये पुत्र किसका था? पुत्र, तो ये पुत्र था मुधो जी का, सॉरी इसको पिता कहता हूं, पिता, पिता, इसका पिता का नाम था मुधो जी, मुधो जी। ठीक है, वही अगर हम बात करें शासनकाल, इनका शासनकाल 1787 से 1788। चलिए इसका मैं बता दूं चिमना जी के बारे में। चिमना जी का भाई था मुधो जी, सॉरी उसका पिता था मुधो जी, रघु जी द्वितीय। ठीक है, चिमना जी का जो भाई था कौन? रघु जी द्वितीय। रघु जी द्वितीय चाहता था कि भाई नागपुर रह के पूरे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र पर क्या करे? शासन करे। दोनों के बीच जो है क्या हुआ था? मन मुटाव वाली स्थिति थी रघु जी और चिमना जी के बीच, रघु जी द्वितीय और चिमना जी के बीच, दोनों के बीच क्या था? मन मुटाव। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र को जीतकर वो शासन करना चाहता था चिमना जी। कहा जाता है कि रघु जी द्वितीय ने इनकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या? चिमना जी का। ठीक है, इनका शासनकाल देखेंगे तो 1 वर्ष का शासनकाल था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ठीक है, ये था चिमना जी। अब चिमना जी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु कब हुई? 1788 में मृत्यु। ठीक है, 1788 में। अब चिमना जी की मृत्यु के बाद जो है शासक बने कौन? व्यंको जी। ठीक है, चिमना जी के बाद कौन बने शासक? व्यंको जी। चिमना जी के बाद शासक बने व्यंको जी। ठीक, चलिए अब इस समय अगर हम बात करें तो इस समय रतनपुर क्षेत्र पर है अभी भी कौन? आनंदीबाई उपस्थित हैं। ठीक है, आप सभी के अब ये अगर हम बात करें तो ये जो व्यंको जी तो वो छत्तीसगढ़ आ नहीं, आप लोगों का प्रीलिम्स का लेकिन अभी रतनपुर छत्तीसगढ़ में कौन है? आनंदीबाई भी हो चुका होगा, ठीक, रिलैक्सेशन भी हो चुका होगा। इन्होंने इसके समय क्या, इन्होंने क्या किया था? व्यंको जी ने अपने एक सूबेदार भेजा था, सूबा शासन पद्धति को लागू किया था ये व्यंको जी ने। ठीक है, यशवंत कालू, और यशवंत कालू छत्तीसगढ़ आने के पहले आनंदीबाई ने उनका प्रतिरोध किया और उनको वापस भेज दिए, परास्त करके नागपुर क्षेत्र। कहा जाता है कि व्यंको जी और आनंदीबाई के बीच, ठीक, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, जैसे ही 1801 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 1801 में होता है आनंदीबाई की मृत्यु। 1801 में आनंदीबाई की मृत्यु। ठीक है, और आनंदीबाई की मृत्यु के बाद व्यंको जी का रास्ता हो जाता साफ। ठीक है, कहां? छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। व्यंको जी की बात करें तो व्यंको जी, इसकी बात करें व्यंको जी का, तो व्यंको जी जो है ये कभी छत्तीसगढ़ आ नहीं थे। ठीक है, व्यंको जी कभी छत्तीसगढ़ आ नहीं थे। उन्होंने रायपुर में रहकर ही क्या किया? शासन सत्ता को यहां पर संचालन किया। कहां? नागपुर में रहकर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका शासनकाल देख लेते हैं। शासनकाल, इसका अगर शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इसका जो चला था वो 1787 88
क्योंकि 88 में वेंको जी की मृत्यु हुई थी। 1788 से 1811 वेंको जी भोसले की बात करें, ठीक है, या वेंको जी की बात करें तो शासन काल है 1788 से 1811। कैसे? चिमना जी की मृत्यु हुई 1788 में। अब ये रतनपुर में थे। कहां थे? रतनपुर से, ठीक है। और इसके साथ मुख्य अगर देखें तो पूर्व शासिका या पूर्व सत्ता किसके हाथ में थी? आनंदीबाई के हाथ में, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो वेंको जी ने क्या किया था? सूबा शासन पद्धति को लागू किया था। सूबा शासन पद्धति के जन्मदाता कहलाते हैं कौन? वेंको जी भोसले। सूबा शासन पद्धति के जन्मदाता। सूबा मतलब होता है एक क्षेत्र को क्या करना? सूबा घोषित कर देना, और वहां का क्या करना? एक सूबेदार नियुक्त करना। वो क्या करे? वहां की जितने भी आय है, प्रति वार्षिक आय, वो क्या करे? राजा को दे। इसको हम बोलते हैं सूबा शासन पद्धति। सूबा शासन पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? वेंको जी भोसले, ठीक है। चलिए, इन्होंने अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रत्येक सूबा में, मतलब यहां पर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ एक सूबा था और छत्तीसगढ़ में सूबेदार नियुक्त किए थे। सूबेदार नियुक्त कहां? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में सूबेदार नियुक्त, ठीक। चलिए, अब थोड़ा समझिएगा। अब वेंको जी को रघु जी द्वितीय ने उपाधि दिया था। उपाधि क्या? धुरंधर की। धुरंधर की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। धुरंधर की उपाधि किसको? वेंको जी भोसले को। और एक उपाधि आता है सेना धुरंधर का, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, धुरंधर अलग होता है, सेना धुरंधर अलग होता है। धुरंधर की उपाधि रघु जी द्वितीय ने दिया था किसको? वेंको जी को। जबकि सेना धुरंधर की उपाधि आनंदीबाई ने चिमना जी को दिया था। आनंदीबाई ने चिमना जी को सेना धुरंधर की उपाधि से सम्मानित किया था। सेना धुरंधर की उपाधि से सम्मानित, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चिमना जी को उपाधि मिला था सेना धुरंधर का, जबकि वेंको जी को उपाधि मिला था धुरंधर का, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए, अब थोड़ा समझते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? यहां पर सूबा शासन पद्धति को चला रहे हैं, सूबेदार नियुक्त कर रहे हैं। अब थोड़ा समझते हैं इनकी मृत्यु, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई 1811 में। 1811 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। 1811 में। अब 1811 में मृत्यु कहां? नागपुर में हुआ। कहां? नागपुर। और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? सूबेदारी व्यवस्था। सूबेदार लोग चला रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ को, ठीक है। सूबेदार लोग चला रहे हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है। अब समझिएगा, 1811 ईस्वी में इनकी क्या होती है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद नागपुर में एक शासक बनते हैं जिसको बोलते हैं पुरुषा जी या परसो जी, ठीक है। कौन बनते हैं? पुरुषा जी। पुरुषा जी, या इसी को परसो जी के नाम से भी जानते हैं। परसो जी, पुरुषा जी या परसो जी, ठीक है। इनका अगर हम बात करें तो शासनकाल 1811, यहां पर शासनकाल 1811 में मृत्यु किसका हुआ? वेंको जी का। 1728 से 1811, ठीक है। चलिए, पुरुषा जी या परसो जी का कार्यकाल देखें तो ये है 1811 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक, ठीक है। 1816 ईस्वी तक। पुरुषा जी अगर बात करें तो इनके पिता कौन थे? रघु जी द्वितीय। इनके पिता थे कौन? रघु जी द्वितीय। इनकी पत्नी का नाम अगर देखें तो दुर्गाबाई।
दुर्गाबाई, परसोजी भोसले, ऐसा पूरा लिख सकते हैं, भोसले। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए। अब थोड़ा समझिएगा, अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक, मुधो जी, ठीक है, क्या बताया था मैंने, मुधो जी के 3 बेटे, रघु जी द्वितीय, चिमणा जी और व्यंको जी। अब थोड़ा समझिए, चिमणा जी मृत्यु हो गई, रघु जी की द्वितीय का बेटा हुआ कौन, पुरुषा जी, नागपुर में जो है, अब व्यंको जी का क्या हो गया, मृत्यु, और मृत्यु के बाद शासक कौन बना, पुरुषा जी। व्यंको जी का एक बेटा था जिसका नाम था अप्पा साहब, ठीक है, अप्पा साहब। रघु जी द्वितीय ने बोला था जो पुरुषा जी वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे, पुरुषा जी जो थे वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे, और रघु जी ने क्या किया था, अप्पा साहब को बोला था कि आप जो है अपने भाई पुरुषा जी का क्या करना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये भाई, तो इनका बेटा क्या हुए, भाई हुए। ठीक है, तो रघु जी द्वितीय ने अप्पा साहब को बोला कि पुरुषा जी का क्या करके ध्यान रखे, ठीक है, ठीक, ध्यान रखे और उनका क्या करें, शासन सत्ता में उनका सहयोग करें। ठीक, लेकिन अप्पा साहब निकले महत्वाकांक्षी शासक, ठीक है, अप्पा साहब क्या निकले, महत्वाकांक्षी शासक, और उन्होंने क्या किया, अपना राजा बनने के लिए अपने भाई की हत्या करा देता है पुरुषा जी का। ठीक है, हत्या, ठीक, हत्या करवाई किसने, अप्पा साहब ने, अप्पा साहब द्वारा इनकी हत्या, क्या हो रहा है, चिमणा जी आया, चिमणा जी के बाद रघु, उसके बाद रघु जी द्वितीय, सॉरी, उसके बाद पुरुषा जी, और पुरुषा जी के सॉरी चिमणा जी, व्यंको जी, और उसके बाद कौन है, पुरुषा जी, और रघु जी द्वितीय ने बोले इसको, अप्पा साहब को, कि आप अपने भाई का क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, अप्पा साहब का शासनकाल अगर हम बात करें तो अप्पा साहब का शासनकाल, ठीक है, इनका शासनकाल 1816 से 1818, ठीक है, 1816 से 1818। इन्हीं के समय अगर बात करें तो इन्होंने, अप्पा साहब ने ब्रिटिश शासकों के साथ, ठीक है, ब्रिटिशों के साथ क्या कर लिया, सहायक संधि कर लिया, ब्रिटिशों के साथ क्या किया, सहायक संधि 1816 में। ठीक है, 1816 ईस्वी में क्या किया, सहायक संधि। ठीक, बाद में अगर हम बात करें, सहायक संधि किया था, कारण था सहायक संधि का, पुरुषा जी को हटाना। किसको हटाना, पुरुषा जी। देखो अभी ये शासक सत्ता में आया नहीं है, ये शासक सत्ता में बाद में आएंगे। ठीक है, पुरुषा जी को हटाने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि क्या करे, उनको मार दे और शासन सत्ता मुझे मिल जाए। इसके लिए सहयोग किसका लिया, अंग्रेजों का। और अंग्रेज बिना कुछ या बिना लाभ के उनका सहयोग करे, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, उनके पीछे भी क्या थी, लालसा थी, ब्रिटिशों की या अंग्रेजों की लालसा कि हमको भी कुछ मिल जाए। ठीक, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अप्पा साहब की मदद की, और अप्पा साहब की मदद करते हुए पुरुषा जी का क्या हो गया, हत्या। 1 फरवरी 1817 वाला है ये। ठीक है, चलिए, अब पुरुषा जी का हत्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशों के साथ, मतलब वहीं पर सहायक संधि हुआ, और उसके बाद एक युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ युद्ध, अंग्रेजों के साथ युद्ध। युद्ध की कहानी अगर देखें तो इस युद्ध को बोलते हैं सीताबर्डी का युद्ध। सीताबर्डी का युद्ध, सीताबर्डी का युद्ध 27 नवंबर 1817 को लड़ा गया, सीताबर्डी का युद्ध। ठीक है, इस समय अंग्रेजों का जो प्रभुत्व वो बहुत ही कायम था। ठीक है, अंग्रेजों का वर्चस्व था। अंग्रेजों का वर्चस्व कारण अब ये युद्ध जो है, ये मराठा यहाँ पर, या अप्पा साहब हार गए युद्ध, और यहाँ पर ये नागपुर में है ना, और नागपुर में क्या हुआ, नागपुर को वहां पर
अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया और नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी आ गए अंग्रेजों के अधीन। किस युद्ध में? सीताबर्डी का युद्ध में। ठीक है, चलिए इस युद्ध में मराठा या अप्पा साहब पराजित हुए। अप्पा साहब पराजित हुए। ठीक है, अप्पा साहब पराजित, और अप्पा साहब पराजित होने के बाद, ठीक है, अप्पा साहब पराजित हुए और अब इसके कोई संतान नहीं है। ठीक है, इसके कोई संतान नहीं है। और आगे अगर हम देखें तो पुरुषा जी की पत्नी थी दुर्गाबाई, और दुर्गाबाई ठीक ने एक बालक को अपनाया था जिसका नाम था क्या? बाजीगा गुजर, और वही रघुजीत तृतीय के नाम से क्या बनेगा? शासक। लेकिन अभी वो छोटा, अभी संतान नहीं है। अब ये क्या हुआ? अप्पा साहब पराजित हुए और उसके बाद पूरे नागपुर का सत्ता, नागपुर का सत्ता किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। किसके पास? अंग्रेजों के पास। ठीक है, अब एक है कौन? रघुजीत तृतीय तो है। कौन है? रघुजीत तृतीय तो है, रघुजीत तृतीय। लेकिन रघुजीत तृतीय जो है वो क्या है? अभी बालक है। क्या है? अल्पवयस्क है। अल्पवयस्क है। तो जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक शासन सत्ता कौन संभालेंगे? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अंग्रेज, क्योंकि ये नागपुर का हिस्सा था, नागपुर के अधीन था कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ डायरेक्ट शासन केवल बिम्बा जी की है और चिमना जी की है। ठीक है, आनंदीबाई बोल सकते हैं। उसके बाद से लोग जो क्या कर रहे हैं वहां पर नागपुर में रहकर यहाँ पर क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में शासन। और एक पद्धति को क्या किया? सृजित किया, जिसको बोलते हैं आपका सूबेदारी व्यवस्था या सूबा शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब ये रघुजीत तृतीय क्या है? अल्पवयस्क है। जब तक ये व्यस्त नहीं हो जाता तब तक एक काल चलेगा जिसको बोलते हैं अधीक्षक काल। अधीक्षक काल। अब नागपुर में अंग्रेज रहेंगे और यहां पर क्या भेजेंगे? अधीक्षक भेजेंगे, रेजिडेंट भेजेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं अधीक्षक। और ये चलेगा अधीक्षक काल 1818 से 1830 तक। ठीक है, 1818 से 1830 तक क्या चलेंगे? अधीक्षक काल। इस अधीक्षक काल को बताने के पहले मैं आप लोगों को एक बताऊंगा सूबेदारी व्यवस्था जो चलती, कौन कौन सूबेदार थे उसको। ठीक है, चलिए सूबा शासन व्यवस्था। ठीक है, सूबा शासन व्यवस्था। सूबा शासन व्यवस्था की बात करें, ठीक है, चलिए इस सूबा शासन व्यवस्था के जन्मदाता कहलाते हैं कौन? व्यंकोजी भोसले। व्यंकोजी भोसले सूबा शासन व्यवस्था का जन्मदाता कौन? व्यंकोजी भोसले। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करें आगे, ठीक है, चलिए सूबा शासन व्यवस्था कहां से कब तक लागू हुआ? तो अगर हम बात करें तो ये लागू रहा 1788 से 1818 तक। अगर हम बात करें तो इस सूबा शासन व्यवस्था को समाप्त कौन किया? तो समाप्त किया था जेनकिंस ने। जेनकिंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूबा शासन व्यवस्था को समाप्त किया था जेनकिंस ने, और वहीं से आया था क्या? अधीक्षक काल। अब जो सूबेदार हुए थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सूबेदार कौन कौन सूबेदार हुए थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला महिपत राव दिनकर। पहले नाम लिख देता हूं, उसके बाद के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा विठल राव दिनकर। विठल राव दिनकर। तीसरा महिपत राव दिनकर, उसके बाद विठल राव दिनकर। ठीक है, उसके बाद भवानी कालू। भवानी कालू। भवानी कालू। ठीक है, चलिए चौथा भवानी कालू के बाद आए, भवानी कालू के बाद केशव गोविंद। केशव गोविंद। ठीक, पांचवा केशव गोविंद के बाद
बिकोजी पिंडरी, दिर्रो कल्लुकर, दिर्रो कल्लुलकर, सातवां बीकाजी गोपाल, बीकाजी गोपाल, सॉरी सखाराम हरि, सीताराम टाटिया, यादव राव देशमुख। ठीक है, पहला अगर हम बात करें तो महिपत राव दिनकर और अंतिम बात करें तो यादव राव देशमुख। ठीक है, चलिए ठीक, महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, दिर्रो कल्लुकर, बीकोजी पिंडरी बोलते हैं इसको, सॉरी बीकोजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टाटिया और यादव राव देशमुख। ये आपके क्या रहे सूबेदार। ठीक है, चलिए एक आप सूबेदार में थोड़ा सा फोकस करते हैं। सूबेदार की बात करें तो प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। चलिए, महिपत राव दिनकर का काल, समय, ठीक है, शासनकाल, शासनकाल अगर बात करें तो ये 1788 से 1790। ठीक, चलिए शासनकाल, शासनकाल के बाद थोड़ा सा याद रखिएगा यूरोपीय यात्री। इसके समय में 1790 ईस्वी में जॉर्ज फॉरेस्टर आया था। कौन आया था? जॉर्ज फॉरेस्टर। 1790 ईस्वी में जॉर्ज फॉरेस्टर, ठीक, छत्तीसगढ़ आया था, 1790 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यही अगर हम बात करें तो आनंदीबाई के समय आया था मिस्टर लैकी आया था। ठीक है, और इसके समय में जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें महिपत राव दिनकर की बात करें, आनंदीबाई से इसका संघर्ष रहा और आनंदीबाई अगर बात करें तो आनंदीबाई के अधीन था ये। ठीक है, आनंदीबाई के अधीन सूबेदार था। ठीक है, सूबेदार था, मतलब ये बोल सकते हैं कि महिपत राव दिनकर आनंदीबाई की बात मानता था। ठीक है, शासन सत्ता किसके हाथ में थी? प्रमुख आनंदीबाई का। और ठीक है, उसके कहने पर, आनंदीबाई के कहने पर ये क्या करता था? सूबेदारी अपना काम करता था। कौन? महिपत राव दिनकर। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें महिपत राव दिनकर की बात करें तो महिपत राव दिनकर जितना वेंकोजी भोसले को पैसा चाहिए वो पैसा नहीं दे पाता था। कौन सूबेदार? महिपत राव दिनकर। जितना वेंकोजी को चाहिए उतना नहीं दे पाते, तो उन्होंने क्या किया? वेंकोजी ने इनको क्या कर देता? बदल दिया। ठीक है, और बाद में किसको रखा? विठल राव दिनकर को। ठीक है, चलिए महिपत राव दिनकर 1788 से 1790। यूरोपीय यात्री कौन आया था? जॉर्ज फॉरेस्टर, छत्तीसगढ़ आया था 1790 ईस्वी में और आनंदीबाई के अधीन सूबेदार था। ठीक, चलिए आगे विठल राव दिनकर। कौन था? विठल राव दिनकर। ठीक है, दूसरा सूबेदार विठल राव दिनकर। विठल राव दिनकर की बात करें तो इनका शासनकाल या सूबेदारी काल 1790 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक रहा है। 1790 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक इसका क्या रहा है? शासनकाल। किसका? विठल राव दिनकर का। चलिए आगे देखते हैं
कौन सा? विट्ठलराव दिनकर। शासनकाल 1790 से 1796 ईस्वी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, विट्ठलराव दिनकर ने, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, ठीक, इसको बोला जाता है परगना पद्धति का जन्मदाता। परगना पद्धति, परगना पद्धति का जन्मदाता, ठीक है। परगना पद्धति का जन्मदाता अगर बात करें तो कौन कहलाते हैं? विट्ठलराव दिनकर। कौन कहलाएंगे? विट्ठलराव दिनकर। और इस परगना पद्धति का सबसे पहला विचार किसने रखा था, या विचार किसके मन में आया था? तो वो थे बिंबाजी भोसले। कौन थे? बिंबाजी भोसले। अगर आपको बोले सूत्रधार, सूत्रधार बोले तो सूत्रधार में बिंबाजी आएंगे, बिंबाजी भोसले। और वही जन्मदाता अगर बात करें तो जन्मदाता में विट्ठलराव दिनकर, ठीक है, ये याद रखिएगा। परगना पद्धति का जन्मदाता विट्ठलराव दिनकर ने पूरे छत्तीसगढ़ को, इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। कितने परगनों में? 27 परगनों में। और इस परगने, ठीक है, परगनों का मुखिया, परगनों का मुखिया, का मुखिया, का मुखिया कहलाया, एक पद रख दिया जिसको बोलते हैं कमाविसदार। कमाविसदार, ठीक, क्या रख दिया? कमाविसदार, ठीक है। 27 परगना में पूरे छत्तीसगढ़ को विभाजित कर दिया। और उसके बाद प्रत्येक परगना में क्या थे? कमाविसदार थे, ठीक है। चलिए, विट्ठलराव दिनकर थे। इसके समय में कुछ संघर्ष हुए, ठीक है। चलिए, इसके समय में कुछ संघर्ष हुए। संघर्ष को पहले थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। इसके समय में, ठीक है, इसके समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर J.T. ब्लंट आया था, ठीक है। इसके समय में, ठीक, चलो, इसके समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर J.T. ब्लंट आया था छत्तीसगढ़। अब ये रतनपुर से जा रहा था, कहाँ? दक्षिण क्षेत्र या बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। बस्तर क्षेत्र जा रहा था। जैसे ही नीचे कांकेर की तरफ गए, लोगों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। इनको आने से रोक दिया, कहाँ? कांकेर वाले क्षेत्र में। और इन्हीं के आने के कारण, ठीक है, 1795 में, ठीक है, 1795 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1795 में भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ। भोपालपट्टनम विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, 1795 ईस्वी में भोपालपट्टनम विद्रोह। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो एक विद्रोह सरगुजा में हुआ था, एक विद्रोह हुआ था सरगुजा में, सरगुजा में हुआ था 1792 ईस्वी में, ठीक है। सरगुजा में जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह था कब? 1792 में, 1792 ईस्वी में क्या हुआ? सरगुजा में विद्रोह, ठीक है। वही 1795 में कहा हुआ? बीजापुर के भोपालपट्टनम में, ठीक है। कारण था यूरोपीय यात्री मिस्टर J.T. ब्लंट आने के कारण, ठीक। चलिए, ठीक, विट्ठलराव दिनकर को क्या कहा जाता है? 27 परगनों में या परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। परगनों का मुखिया का के लिए एक पद बनाया गया जिसको बोला गया क्या? कमाविसदार। और पूरे छत्तीसगढ़ को कितने? 27 परगने में विभाजित कर दिया था विट्ठलराव दिनकर। उसके बाद देखे थे कौन? भवानी कालू। भवानी कालू नाम बस याद रखिएगा। इसके शासन समय में कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, बस इनका अगर बात करें तो 96 से 97 इनका शासनकाल, ठीक है। इनका शासनकाल याद रखिए जीवन, शासनकाल 1796 से 1797 ईस्वी, ठीक। चलिए, केशव गोविंद, ठीक है, केशव गोविंद 1797 से 1808 ईस्वी में इनका क्या रहा? शासन 1797 से 1808, ठीक है। सर्वाधिक समय के लिए सूबेदार थे कौन? केशव गोविंद।
सर्वाधिक समय के सूबेदार केशव गोविंद का अगर हम बात करें 1797 से 1808, सर्वाधिक समय के लिए सूबेदार थे कौन? केशव गोविंद। केशव गोविंद की बात करें तो केशव गोविंद के समय, ठीक है, 1799 ईस्वी में एक यूरोपीय यात्री आया था, यूरोपीय यात्री, इसका नाम था कोलब्रुक। कौन आया था? कोलब्रुक, कोलब्रुक, ठीक है, याद रखना है, के कोल और के से केशव, ठीक है। के से आपको याद रखना है, के से आपको याद रखना है केशव, और एक के से याद रखना है आपको कोलब्रुक, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, इन्हीं के समय पिंडारियों का आक्रमण का सर्वप्रथम आक्रमण, पिंडारियों का सर्वप्रथम आक्रमण इसी के समय हुआ, इसी के समय हुआ, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा समझिएगा पिंडारी कौन है, थोड़ा समझिए पिंडारी कौन है। पिंडारी जो है वो समूह में थे, समूह में रहते थे। ये समूह में रहने वाले लुटेरे थे। कौन थे? लुटेरे। लुटेरे की बात करें तो 25,000, ठीक है, 25,000 लोगों का समूह था, ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो लुटेरे कहां से आते हैं? पेंड्रा से आए थे। कहां से? पेंड्रा। और पेंड्रा के कारण इनका नाम पड़ा पिंडारी। पेंड्रा के नाम क्या पड़ा इनका? पिंडारी, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पिंडारी। लुटेरे थे ये। पिंडारियों का सर्वप्रथम आक्रमण इसी के समय हुआ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्या किया? पिंडारियों से छत्तीसगढ़ की रक्षा की, रक्षा किया। किसने? केशव गोविंद ने, ठीक है, इतना समझिएगा, ठीक। चलिए, अगला केशव गोविंद। केशव गोविंद के बाद है, ठीक है, नाम बस याद रख लेना, बीकोजी पिंडरी, और एक है दिर्रो कल्लुलकर, ठीक है, दोनों का नाम बस याद रखना, ठीक। उसके बाद बीकाजी गोपाल, ठीक है, बीकोजी पिंडू, दिर्रो कल्लुलकर, उसके बाद बीकाजी गोपाल, ठीक है। बीकाजी गोपाल, या इसी को बीका भाव बोलते हैं, भीखा भाव, भीखा भाव के नाम से जाना जाता है। कौन? यही बीकाजी गोपाल, ठीक है। चलिए, इनका शासन की बात करें तो इनका शासन सत्ता 1809 से 1817, 8 साल का शासन रहा है, ठीक है। किसका? बीकाजी गोपाल या भीखा भाव का, ठीक। चलिए, 1809 से 1817, ठीक। चलिए, ठीक है। चलिए, इसके बारे में अगर बात करें तो भीकाजी गोपाल के समय अगर हम बात करें तो इस समय कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ठीक है, इनके समय में पिंडारियों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ, पिंडारियों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ, ठीक है। चलिए, इन्होंने सरगुजा रियासत, इन्होंने क्या किया?
सरगुजा रियासत में चल रहे उत्तराधिकार के संघर्ष को, उत्तराधिकार के संघर्ष को क्या कर दिया, दमन किया। ठीक है, चलिए, किसने, बीकाजी गोपाल ने। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो छोटे छोटे शासन के लिए, अब थोड़ा सा समझिए, बीकाजी गोपाल के बाद सखाराम हरि, सखाराम हरि क्या बने, सूबेदार। ठीक है, सखाराम हरि क्या बने, सूबेदार 3 माह के लिए, 3 माह के लिए, कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। ठीक है, चलिए चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें सीताराम टाटिया, सीताराम टाटिया क्या बने, 7 माह के लिए, 8 माह के लिए, 8 माह के लिए सूबेदार, 8 माह के लिए सूबेदार। और अंतिम बात करें तो अंतिम सूबेदार या लास्ट अगर बात करें तो अंतिम सूबेदार था यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर के समय अगर हम बात करें तो इनका 1817 से 1818 सॉरी 1818, ठीक है, 1817 से 1818। चलिए, इन्होंने क्या किया, पिंडारियों का अंततः दमन किया, दमन किया। ठीक है, पिंडारियों का दमन यादवराव देशमुख ने। ठीक है, क्या थे, अंतिम सूबेदार थे, अंतिम सूबेदार। ठीक है, अंतिम सूबेदार। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, इसी के समय जेनकिंस ने क्या किया था, सूबेदारी व्यवस्था को समाप्त। जेनकिंस ने सूबा शासन को समाप्त कर दिया। क्या किया, समाप्त किया। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, जो हम मुख्य पॉइंट जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीकाजी गोपाल, ठीक है, इनके समय पिंडारियों का आक्रमण सर्वाधिक हुआ। ठीक, ये पूछा जाता है कि इनके समय में पिंडारी का आक्रमण पहले हुआ था, केशव गोविंद के समय। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा जाएगा कि सर्वाधिक किसके समय हुआ, तो बीकाजी गोपाल के समय। पिंडारियों का दमन किसने किया, यादवराव देशमुख। ठीक है, 3 माह के लिए बना कौन, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। याटिया नहीं, ये टाटिया है। ठीक है, चलिए, टाटिया। ठीक है, सीताराम टाटिया 8 माह के लिए। ठीक, चलिए, उसके बाद है अधीक्षक काल। ठीक, छत्तीसगढ़ में अधीक्षक काल, अधीक्षक काल इसी को बोलते हैं ब्रिटिश अधीक्षक काल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश अधीक्षक काल। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक काल। ठीक है, चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, 1817 में क्या हुआ था, 27 नवंबर 1817 में सीताबर्डी का युद्ध हुआ था। सीताबर्डी का युद्ध निर्णायक युद्ध था कि भाई नागपुर पर शासन कौन करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या हुए, अप्पा साहब पराजित हुए, और अप्पा साहब पराजित होने के बाद नागपुर का पूरा क्षेत्र किसको हस्तांतरित हो गया या किसके हाथों चला गया, अंग्रेजों के। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया, नागपुर में, ठीक है, अंग्रेजों ने नागपुर में रखे रेसिडेंट क्या नियुक्त किए, रेसिडेंट। ठीक है, और वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसी रेसिडेंट के अधीन क्या हुए, सुपरिटेंडेंट या बोल सकते हैं अधीक्षक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अधीक्षक। ठीक है, किसके अंदर में, इसी रेसिडेंट के अंदर में क्या हुए, अधीक्षक। ठीक, कब से अगर हम बात करें तो यहां पर
अगर हम बात करें 1818 से 1830 तक शासन रहा किसका? अधीक्षक काल। क्या काल कहलाता है ये? अधीक्षक काल, ब्रिटिश अधीक्षक काल कहलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नाम दे देते हैं कि कौन कौन ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ में शासन किया। ठीक है, चलिए अधीक्षक 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 के रूप में रहे पहला हम बात करें। ठीक है, पहले अधीक्षक के रूप में रहे कौन? एडमंड। दूसरे हुए एगन्यू। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे हुए कैप्टन हंटर। चौथे हुए सैंडिस। ठीक है, पांचवे अगर हम बात करें, ठीक है, पांचवे हुए विल्किंसन और छठवें हुए क्रॉफर्ड। ठीक, एडमंड, एगेन्यू, सबके आगे कैप्टन लगाना है। कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन हंटर, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन क्रॉफर्ड। ठीक है, इसको याद रखना है AAHSVC। ठीक है, चलिए AAHSVC। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड। ठीक, ये आपके क्या हुए? अधीक्षक हुए। ठीक है, 6 अधीक्षक, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस और विल्किंसन, क्रॉफर्ड। ठीक, चलिए ठीक है, अब एक अधीक्षक को हम लेके चलते हैं। चलिए, पहला अधीक्षक कैप्टन एडमंड। मैंने बताया था आप लोगों को आगे क्या लगाना है? कैप्टन लगाना है। कैप्टन एडमंड ने क्या किया था? ठीक है, या इनका समय कब से कब तक था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका अगर हम बात करें कैप्टन एडमंड का 1818 ईस्वी तक ही इनका क्या था? जैसे आया था, ठीक है, वैसा ही इनका क्या था? 1818 में इनका शासन ज्यादा दिन तक रहा नहीं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक कौन? कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के समय अगर बात करें, इसी के समय क्या हुआ था? डोंगरगढ़ का विद्रोह। इसी के समय क्या हुआ था? डोंगरगढ़ का विद्रोह। इसी के समय क्या हुआ था? डोंगरगढ़ का विद्रोह। और इन्होंने क्या किया था? इस विद्रोह का दमन किया था, इस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, चलिए इसी के समय क्या हुआ था? डोंगरगढ़ का विद्रोह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा समझ लो। ठीक है, एक अगर बात करें, एक जमींदारी क्षेत्र आता है खैरागढ़ के जमींदार था टिकैत राय। कौन था? टिकैत राय को आश्वासन दे दिया था एडमंड ने कि मैं क्या करूंगा, इस डोंगरगढ़ क्षेत्र को क्या करूंगा, ठीक है, तुमको दे दूंगा जमींदारी में। अब ये बात पता चली डोंगरगढ़ के जमींदार को, और डोंगरगढ़ के जमींदार ने क्या कर दिया? विद्रोह करवा दिया पूरे डोंगरगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? इसी कारण क्या बोलते हैं? इसको डोंगरगढ़ का विद्रोह बोलते हैं। और डोंगरगढ़ के विद्रोह को दबा दिया, बाद में दबाया। ठीक है, किसने? कैप्टन एडमंड ने। ठीक है, चलिए कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के पहले अधीक्षक। ठीक, चलिए ठीक है, इसके समय में जो राजधानी रायपुर थी, रतनपुर। इसके समय राजधानी थी रतनपुर। अभी तक राजधानी चल रहा था रतनपुर। ठीक है, चलिए आगे दूसरा अधीक्षक आए कैप्टन एगेन्यू। ठीक है,
इसको बी वांस एगेन्यू बोलते हैं, ठीक है, वी वांस एगेन्यू, ठीक है, अच्छा वी वांस एगेन्यू, ठीक है, आपको बस याद रखना है कैप्टन एगेन्यू, ठीक है, कैप्टन एगेन्यू, ठीक। इसके समय क्या हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक, ये वी नहीं है पी है ये, ठीक है, पी वांस एगेन्यू, ठीक है। चलिए इसके समय अगर बात करें, इसके समय राजधानी स्थानांतरित करके, राजधानी स्थानांतरित किया गया और पहली बार राजधानी रतनपुर से कहाँ किया गया, रायपुर, कब, 1818 ईस्वी में, रतनपुर से रायपुर कब, 1818 ईस्वी में, ठीक है। इनका अगर काल देखें समय, तो इनका समय चला था 1818 से 1825 ईस्वी तक इनका समय, ठीक है। क्या किया इन्होंने, राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर किया गया, पहली बार राजधानी बना ये रायपुर, ठीक है। चलिए किसने किया था, ये एगेन्यू का देन है, किसका देन है भाई, एगेन्यू का, ठीक है। चलिए एगेन्यू ने अगर हम बात करें, ठीक, इन्होंने एगेन्यू ने क्या किया था, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें, विट्ठलराव दिनकर, विट्ठलराव दिनकर एक सूबेदार था, सूबा शासक पद्धति में दूसरे सूबेदार। इन्होंने क्या किया था, पूरे छत्तीसगढ़ को 27 परगने में विभाजित कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उस 27 परगने को क्या कर दिया, ठीक है, उसको 8 परगने में बदल दिया था, किसने, कैप्टन एगेन्यू ने, ठीक है। इन्होंने 27 परगनों का पुनर्गठन करके, परगनों का पुनर्गठन करके 8 परगना बनाया, ठीक है, 8 परगना बनाया, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो 9वें परगने के रूप में बाद में जुड़ा राजहरा, राजहरा क्या बना, 9वें परगने के रूप में बना राजहरा, बाद में 8 परगना बनाया था, ठीक है, पूरे 27 को क्या कर दिए, 8 में पुनर्गठित कर दिए, किसने, एगेन्यू ने, ठीक है। चलिए और 8 परगना बनाया और 9वें रूप में बना क्या, राजहरा, ठीक। एक मिनट, सॉरी छोटा था ये, बालोद, सॉरी, ठीक है। चलिए ठीक, 9वें परगने के रूप में बने बालोद, ठीक है, राजहरा बालोद, 9वें परगने के रूप में आया बालोद, ठीक। चलिए ठीक है, 8 परगनों में या 9 परगनों में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा परगना था रायपुर और सबसे छोटा परगना के रूप में हुआ, सबसे छोटा राजहरा, ठीक है, सबसे बड़ा रायपुर और सबसे छोटा राजहरा, ठीक। चलिए इसी के समय प्रमुख विद्रोह हुए, प्रमुख विद्रोह, ठीक है। प्रमुख विद्रोह में अगर हम बात करें, पहला नवागढ़ का विद्रोह, नवागढ़ का विद्रोह, दूसरा गोंड विद्रोह, तीसरा सोनाखान विद्रोह, चौथा परलकोट विद्रोह और उसके बाद हुआ पांचवा सावंत भारती विद्रोह, ठीक है। चलिए
नवागढ़ का विद्रोह की बात करें, नवागढ़ का विद्रोह में विद्रोहकर्ता के रूप में था महारसिया। महारसिया, यहां के जमींदार को ये बोला जाता था महारसिया, महारसिया। ठीक है। गोण विद्रोह का विद्रोहकर्ता, ठीक है, गोण विद्रोह का विद्रोहकर्ता था, ठीक है, गोण राजा, ये धमधा का गोण राजा था। ठीक है। चलिए, सोना खान विद्रोह, ठीक है, इस समय विद्रोह करते थे रामसाय। ठीक है। चलिए, परलकोट विद्रोह, सबसे फेमस परलकोट विद्रोह में विद्रोहकर्ता की बात करें तो यहां पर थे गेंद सिंह। कौन थे? गेंद सिंह। और सावंत भारती विद्रोह में, ठीक है, सावंत भारती, कौन थे? सामंत भारती। ठीक है। चलिए, आगे का क्लास है हम कल करेंगे। ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच।